बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है कि जो वीडियो है वो 12th क्लास का है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। बच्चों, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और बच्चों, किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर आप जितना ज़्यादा लिख लेते हैं वो क्वेश्चन आपका अपना हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, वर्तमान समय में भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही है। तो जो अर्थव्यवस्था वर्तमान में भारत में चल रही है उसके बारे में आपको डिटेल से लिखकर कमेंट्स बॉक्स में देना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। ए, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। बी, खाड़ी संकट। सी, भुगतान शेष में उच्च घाटा। डी, उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। बच्चों, मैं आपसे बता दूं, 1991 में से पहले जो अर्थव्यवस्था चल रही थी भारत में, या जो इकोनॉमी प्लानिंग चल रही थी, उसे 1991 में आकर बदल दिया गया था। उसके लिए सबसे बड़ा कारण यही था कि जो भारत का राजकोषीय घाटा था वो बहुत बढ़ चुका था, और विदेशी जो उधार था उसे चुकाने के लिए भी भारत सरकार को उधार लेना पड़ रहा था। साथ ही मैं आपसे बता दूं, भारत सरकार को अपना जो सोना था वो विश्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा था। इसके अलावा खाड़ी संकट। बच्चों, खाड़ी के संकट ने भी भारत की परेशानियां और बढ़ा दी थी उस दौर में। खाड़ी का संकट ये था, आपने पॉलिटिकल साइंस की बुक में पढ़ा होगा, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था जिसके कारण भारत की जो तेल की आपूर्ति थी पूरी तरीके से बाधित हो गई थी, और तेल की जो रेट थे वो आसमान छूने लगे थे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या उस वक्त पैदा हो गई थी। इसके अलावा जो भुगतान शेष था, यानी कि निर्यात की जाने वाली मदें, उनकी संख्या बहुत कम थी, और जो सामान आयात हो रहा था वो इतना ज़्यादा था कि उसका बिल चुकाना भारत सरकार के लिए बहुत ही भारी पड़ रहा था। इन सभी कारणों के कारण भारत में नई आर्थिक सुधार नीति की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उदारीकरण का अर्थ है। उदारीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र की अधिक भूमिका। बी, निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रणों में कमी। सी, बिना नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। डी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है बी, निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रणों की कमी। इसे बच्चों उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण की अर्थव्यवस्था का मतलब है सरकार प्राइवेट कंपनियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगी, कोशिश करेगी कि ज़्यादातर ज़्यादा क्षेत्र जो है प्राइवेट हों, और जो प्राइवेट क्षेत्र होंगे सरकार उन्हें बहुत सारी छूट देगी, जैसे लाइसेंसिंग की जो बंदिशें होती हैं वो ख़त्म कर देगी, और उसके अलावा सिर्फ टैक्स से मतलब रखेगी, वो क्या उत्पादन कर रहे हैं, कैसे उत्पादन कर रहे हैं, और दुनिया के किस देश के लिए उत्पादन कर रहे हैं, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं होगा। और सरकार तो बहुत मामूली सा उस पर कंट्रोल रखेगी कि कोई ऐसी चीज़ उत्पादित ना करे जो देश के अंदर बैंड हो। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक घटक नहीं है। निजीकरण किस वजह से आया, तो उसका घटक नहीं है। ए, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश। सी, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बिक्री। डी, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की खरीद। सही आंसर है बच्चों इसका डी। बच्चों, मैं बता दूं, निजीकरण में क्या होता है, जो सरकारी फैक्ट्रियां, कंपनियां होती हैं उनकी तादाद घटती चली जाती है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं, यानी कि सरकार की जो फैक्ट्रियां, सरकार की जो कंपनियां या सरकार के जो उद्यम होते हैं, उनमें विनिवेश करा देती है सरकार। विनिवेश का मतलब ये है, जैसे भारत में जो है मारुति जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट की थी। ऐसे में जापान की एक कंपनी सुजुकी को उसका हिस्सेदारी बेच दी, तो किसी सरकारी कंपनी का अपनी हिस्सेदारी को बेचना विनिवेश कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बिक्री करना, यानी कि सरकार ने जो अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं उन्हें बेचना। बच्चों, इस तरीके से भी निजीकरण की ओर बढ़ावा होता है, जैसा कि वर्तमान में भारत सरकार कर रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधारों का एक तत्व नहीं है। राजकोषीय सुधारों का तत्व नहीं है। ए, कर सुधार। बी, सार्वजनिक व्यय में सुधार।
सी ब्याज दर में परिवर्तन, डी सार्वजनिक ऋण पर नियंत्रण। बच्चों इसका सही आंसर है सी ब्याज दर में परिवर्तन। बाकी कर सुधार ये भी राजकोषीय सुधार है, सार्वजनिक व्यय में सुधार ये भी जो है राजकोषीय सुधार है। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण पर नियंत्रण, बच्चों ये तीनों के तीनों राजकोषीय सुधार हैं और ब्याज दर पर में परिवर्तन ये राजकोषीय सुधार नहीं है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 24 जुलाई 1991 को, 1990 को, 1992 को, 1993 को। बच्चों इसका सही आंसर है ए 1991 को, यानी कि 24 जुलाई 1991 को भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र का एक तत्व कौन सा है? बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, बी स्टॉक एक्सचेंज बाजार, सी विदेशी विनिमय, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त सभी। बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वित्तीय तत्व हैं वो ये तीनों के तीनों हैं, एक तो बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, स्टॉक एक्सचेंज और विदेशी विनिमय बाजार। अगला क्वेश्चन है बच्चों, MRTP अधिनियम के स्थान पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू किया गया है? ए प्रतियोगी अधिनियम, बी एकाधिकारी अधिनियम, सी लाइसेंसिंग अधिनियम, डी विदेशी विनिमय अधिनियम। बच्चों इसका सही आंसर है ए प्रतियोगी अधिनियम। बच्चों पहले MRTP अधिनियम था जिसे बदलकर प्रतियोगी अधिनियम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में आर्थिक शुरुआत जो सुधार हुए हैं की शुरुआत का एक कारण नहीं है? ए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का असंतोषजनक निष्पादन, बी विदेशी विनिमय भंडार में कमी, सी राजकोषीय घाटे में वृद्धि, डी जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर। बच्चों इसका सही आंसर है डी जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर। बच्चों ये जो ऊपर के तीन कारण हैं, इन्हीं कारणों से भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीति को उस समय बदला था 1991 में। सबसे पहला कारण जो है वो यही था कि सरकारी जो फैक्ट्रियां थी उन्हें जो है सही प्रकार से चलाया नहीं जा रहा था, सही प्रकार से हैंडल नहीं किया जा रहा था। बच्चों मैं आपसे बता दूं, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी दिक्कत थी कि जो प्राइवेट सरकारी कंपनियां थी वे तो उसी क्षेत्र में नुकसान में जा रही थी और जो प्राइवेट कंपनियां थी वो चांदी काट रही थी, मज़ा कर रही थी। जैसे हमारे इलाके में हमारे पास में दो शुगर मिल हैं, एक सकोती शुगर मिल और एक दोराला शुगर मिल। सकोती शुगर मिल गवर्नमेंट का मिल था जो हमेशा नुकसान में जा रहा था, और जो दोराला शुगर मिल था वो प्राइवेट मिल था, वो बेशुमार पैसा कमा रहा था। उसने एक मिल से कई सारे मिल कर लिए और कई सारी कंपनियां लगा ली, और जो सकोती शुगर मिल था उस पर कली पुताई भी नहीं हो पाती थी, समझे? तो सही तरीके से उसे नहीं चलाया जा रहा था। विदेशी विनिमय भंडार में कमी, हमें पता है कि भुगतान शेष में उच्च घाटा होने के कारण बड़ी तादाद में पैसा जो है विदेशों में जा रहा था, जिसके कारण जो है विदेशी जो विनिमय भंडार था, विदेशी पैसा जो हमारे पास था हमारे राजकोष में, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। इसके अलावा राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो रही थी। जो सरकार के पास जो बजट बनता है तो उसमें जो राजकोषीय घाटा था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से उदारीकरण के क्या उपाय थे? ए औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन, बी सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, सी पूंजीगत माल के आयात में स्वतंत्रता, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण, उसे अर्थव्यवस्था की मुक्ति। यानी कि उदारीकरण का क्या अर्थ है? उदारीकरण का अर्थ है बच्चों सरकार ने जो अर्थव्यवस्था पर लगा रखे थे नियंत्रण, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या भौतिक
नियंत्रण हो, उससे छुटकारा या उससे मुक्ति उदारीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निजीकरण के निम्न में से क्या उपाय हैं? ए, निजी उद्यमियों को सरकारी उद्यमों की एकमुश्त बिक्री। बी, सरकार के स्वामित्व तथा प्रबंधन की वापसी। सी, उपरोक्त दोनों। डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। बच्चों निजीकरण से अभिप्राय है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना या इनका प्रबंधन करना निजीकरण कहलाता है। बच्चों निजीकरण में क्या होता है, सरकार या तो अपनी कंपनी या अपने उद्यम एक मुश्त किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है या अपने अंडर की किसी कंपनी का स्वामित्व या प्रबंधन की जो है वापसी कर देती है और प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, या अपने कुछ शेयर या कुछ हिस्सेदारी विनिवेश के जरिए प्राइवेट सेक्टर को या निजीकरण उसका करा देती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी, यानी आर्थिक सुधारों की क्या आवश्यकता पड़ी? पहला, राजकोष से घाटा बढ़ रहा था। बी, भुगतान शेष घाटा बढ़ रहा था। सी, विदेशी विनिमय भंडारों में कमी थी। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। इसके अलावा भी बच्चों कीमत जाल, मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, यानी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही थी और जो पैसे की वैल्यू थी वो कम होती जा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का असंतोषजनक निष्पादन हो रहा था, वो मैं बता चुका हूँ ऊपर कि जो सरकारी फैक्ट्रियाँ थी, कंपनियाँ थी, उन्हें सही तरीके से चलाया नहीं जा रहा था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नई आर्थिक नीति के तत्व कौन कौन से हैं? यह थे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। नई आर्थिक नीति के जो तत्व थे वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। बच्चों सरकार ने पहले जो नीति अपना रखी थी वो थी LQP, यानी लाइसेंसिंग, कोटा, परमिट्स। इसके स्थान पर सरकार ने नई नीति लागू की, उसका नाम था LPG, लिबराइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। LPG यानी कि सरकार ने क्या काम किया, जो नई नीति अपनाई वो LQP के स्थान पर LPG अपनाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उदारीकरण के अंतर्गत निम्न में से कौन से आर्थिक सुधार हुए? औद्योगिक सुधार, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का उन्मूलन कर दिया गया, उत्पादन क्षेत्र में आरक्षण हटाना, पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों उदारीकरण के अंतर्गत सरकार जो कदम उठाती है तो उद्योग धंधों पे जो लाइसेंस होता है उस नीति का उन्मूलन कर देती है, उत्पादन क्षेत्र में जो आरक्षण की व्यवस्था होती है उसे ख़त्म कर देती है और देश में इजाज़त दे देती है कि वो अपने लिए पूंजीगत वस्तुएं यानी महंगी वस्तुएं विदेश के किसी भी जगह से मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उदारीकरण के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में निम्न में से क्या सुधार किए गए? ए, बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की स्थापना। बी, स्टॉक विनिमय बाजार। सी, विदेशी विनिमय बाजार। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों जो उदारीकरण के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र के में सुधार किए गए थे वो ये तीनों ही सुधार थे, यानी बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की स्थापना की गई थी, स्टॉक विनिमय बाजार की वृद्धि की गई थी और विदेशी विनिमय बाजार, ये तीनों के तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से कौन से सुधार बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधार हैं? यानी कि विदेशों से संबंधित सुधार कौन से हैं? ए, विदेशी विनिमय में सुधार किया गया। बी, विदेशी व्यापार नीति के संबंधित सुधार किया गया। सी, उपरोक्त दोनों। डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व के अन्य मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा के मूल्य को घटाना क्या कहलाता है? यानी विदेशी मुद्राओं के मुकाबले में अपने देश की मुद्रा की कीमत को डाउन करना क्या कहलाता है?
ए मुद्रास्फीति, बी मुद्रा अविस्फीति, सी अवमूल्यन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी अवमूल्यन। अपने विदेशी मुद्राओं के मुकाबले अपने देश की मुद्राओं की जो कीमत है उसको घटाना मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नवरत्नों से अभिप्राय क्या है? ए निजी क्षेत्र की कंपनी, 9 निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां, बी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त बड़ी कंपनियां, सी सार्वजनिक क्षेत्र की अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियां, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए 9 निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां। बच्चों 9 रत्न जो है अकबर के दरबार में मौजूद 9 रत्न, महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में मौजूद 9 रत्न यानी कि बड़े बड़े विद्वान, उसको ध्यान में रखते हुए 9 रत्न कहा गया था कि भाई 9 रत्न के बारे में। अब बच्चों ये जो कंपनियां थी ये थी जिन्हें 9 रत्नों का दर्जा दिया था, उसमें थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, फिर इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बच्चों शुरुआत में इन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया था क्योंकि ये भारत सरकार को बहुत मोटा पैसा दे रही थी आमदनी के तौर पर। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ए 14, बी 9, सी 11, डी 13। बच्चों इसका सही आंसर है ए 14। वर्तमान समय में 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें जो है भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा दे रखा है। निम्न में से किन किन श्रेणियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बांटा गया है? ए महारत्न, बी नवरत्न, सी मिनी रत्न, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं सरकार ने 3 हिस्सों में बांट रखा है। बच्चों अभी तक जो है सार्वजनिक क्षेत्र की 68 कंपनियों का पता लगाया है या बताया सरकार ने, जिन्हें उसने मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। और बच्चों 2009 में सार्वजनिक क्षेत्र की 7 कंपनियों को बच्चों महारत्न का दर्जा दिया था। वो कौन थी? कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था में आय खुलेपन, बढ़ती हुई परस्पर आर्थिक निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव को क्या कहते हैं? ए उदारीकरण, बी वैश्वीकरण, सी निजीकरण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है वैश्वीकरण। विश्व अर्थव्यवस्था में जो खुलापन आया है या बढ़ती हुई पारस्परिक आर्थिक निर्भरता है, ये आर्थिक एकीकरण का जो फैलाव है ये बच्चों वैश्वीकरण कहलाता है। आज हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण इतना हो गया है कि अमेरिका में होने वाली किसी भी घटना का असर भारत में होता है, विश्व के किसी दूसरे देश में होने वाली घटनाओं का असर हमारे देश पे पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे अफ़गानिस्तान में अभी सत्ता का परिवर्तन हुआ है, वहाँ पर तालिबान सत्ता में काबिज हो गए हैं, जिसके कारण भारत के बाज़ारों में जो मेवाएं हैं वो बहुत हाइप कर गई हैं, बहुत ऊंचे रेटों पर बिकने लगी हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे देश पर निर्भर तब बढ़ रही है। बच्चों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो देखने के लिए आपका